हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश से अपवर्तन से रिलेटेड आप लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे पानी में अगर टांग लटका कर हम लोग बैठते हैं तो पानी वास्तविक मोटाई से थोड़ा अधिक मोटाई दिखाई देता है। तो वो किसके कारण? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर किसी छड़ी को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो छड़ी हल्का टेढ़ा दिखाई देता है। ये किस वजह से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो चलिए हम लोग इस अपवर्तन के मतलब अपवर्तन का जो भी परिभाषा निकलेगा उनको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को 2 या 3 चीज़ पहले जानना जरूरी है। जैसे माध्यम, प्रकाश की चाल, इन सबको जान लेते हैं पहले। जैसे देखिए, माध्यम मतलब क्या कि अगर खाली जगह है तो वो अलग माध्यम हो गया, अगर वो भरा हुआ जगह है तो वो अलग माध्यम हो गया। यानी माध्यम से हमारा मतलब होगा घनत्व। जहाँ घनत्व अधिक होगा उसका माध्यम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, प्रकाश की जो चाल है वो हर जगह क्या होती है? अलग अलग गति करती है। यानी निर्वात में प्रकाश क्या होती है? बहुत तेज़ी गति से चलती है। लगभग कितने? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ गए? यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी ये निर्वात में है। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। समझ गए? अब देखिए वही अगर पानी में आ जाते हैं तो पानी में क्या है? अब देखिए, निर्वात में तो पूरा खाली जगह था, लेकिन पानी में क्या हो गया? थोड़ा घनत्व तो अधिक हो गया ना पानी का निर्वात से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2.25 लाख, यानी 2,25,000। ये इतना लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये कहाँ पे होता है? ये होता है पानी में। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कांच में चलेंगे तो कांच क्या है? और घनत्व है उसमें अधिक। यानी देखिए, जिसमें घनत्व जितना अधिक रहेगा ना, जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। अब वही कांच में चले जाएंगे, यानी शीशा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कांच में कितना? लगभग 2 लाख किलोमीटर हो जाता है प्रति सेकंड। यानी ये क्या है? हमारा प्रकाश की चाल। माध्यम भी समझ गए कि अलग अलग माध्यम, यानी अगर खाली जगह है तो अलग माध्यम होगा, फिर थोड़ा घनत्व अधिक हो गया तो दूसरा माध्यम, और ज़्यादा घनत्व अधिक तो तीसरा माध्यम। यानी इस तरह से हम लोग जानेंगे। और देखिए, ये प्रकाश की चाल जो है ये पारदर्शी माध्यम में ही चलेगा, क्योंकि अपारदर्शी में नहीं चलने वाला है। अगर निर्वात में कोई वस्तु उसके सामने आ जाए तो क्या प्रकाश आर पार हो जाएगा? अपारदर्शी वस्तु नहीं होगा। लेकिन निर्वात क्या होता है? पूरे पारदर्शी होते हैं। वही पानी पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है। हम लोग जान चुके हैं कि पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ होता क्या है। पीछे वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए इतना तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें या किसी भी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और वो मुड़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी क्या हुआ? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला गया तो उसके बाद वो क्या हो गया? तिरछा मुड़ जाता है, जिसके कारण हमको कुछ अलग दिखाई देता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे छड़ी को पानी में डूबे तो छड़ी हल्का सा टेढ़ा नजर आता है हमको, तो वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, एक चित्र की सहायता से हम लोग हर एक पॉइंट को जानते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या होती है? प्रकाश थोड़ा, उसकी किरण जो होती है वो तिरछा मुड़ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी क्रिया को या इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारा निर्वात या वायु बोल सकते हैं। निर्वात में तो वायु रहता है लेकिन उसमें उतना फर्क नहीं। निर्वात वैसे पूरे खाली जगह होता है। अब देखिए, 2 माध्यम को अलग करने वाली कोई ना कोई सतह तो जरूर होगी। जैसे वायु और पानी के बीच में तो कोई ना कोई सतह जरूर होगा। तो उस सतह को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। यानी ये मान लीजिए यह क्या है? ये इधर वायु है, इधर क्या आ गया? हमारा पानी आ गया। तो ये क्या आ गया? दूसरा सतह हो गया, यानी दूसरा माध्यम हो गया। इसको माध्यम 2 मान लीजिए, इसको माध्यम 1 मान लीजिए। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तक सतह। यानी अपवर्तक सतह की परिभाषा क्या होगी कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अब देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से क्या आएगी? किरण आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या
अपवर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को या पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। देखिए थोड़ा चेंज हो जाता है बस, नहीं तो नाम सब कुछ वही रहता है। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब देखिए इसमें क्या होगी? परावर्तन। परावर्तन में क्या होता था? ये सीधे निकल जाता था, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? थोड़ा अलग होता है, यानी या इस बिंदु पर हम क्या करेंगे? अभिलंब। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, क्योंकि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ी है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब देखिए आपतन बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए यहां पे क्या होगा? अपवर्तन के बाद ये अभिलंब के ओर मुड़ जाएगा, ऐसे इस तरह से इसमें अपवर्तन की क्रिया होगी। तो इस किरण को क्या बोलेंगे? यानी अपवर्तन के बाद जो बाहर निकलती है या दूसरे माध्यम में जाती हुई किरण को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब हम लोग पीछे भी जान चुके हैं। और देखिए आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ऐसे सूचित करते हैं, ये भी जाने हैं। और अपवर्तन कोण कौन होगा? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जानते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वही जिसका घनत्व अधिक रहता है वो हमारा क्या हो जाएगा? सघन। उसकी अपेक्षा दूसरे माध्यम का कम रहेगा तो वो हो जाएगा क्या? विरल माध्यम। जैसे देखिए वायु या निर्वात, और इधर हम पानी ले लेते हैं तो पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सघन बोलेंगे। ये क्या है हमारा? वायु, इसकी अपेक्षा इसमें घनत्व कम रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। वैसे ही अगर हम आगे लेते हैं पानी और कांच में लेंगे तो पानी हो जाएगा विरल, कांच हो जाएगा क्या? सघन। तो उसी प्रकार तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम आखिर ये हम क्यों बोले? देखिए जब कभी भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाए। कौन? ये अपवर्तित किरण होती है। ये अपवर्तित किरण ऐसे मतलब बिहेव करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा सघन माध्यम है, अब यहीं के नीचे मान लीजिए फिर से हम वायु में वो प्रकाश क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर तो ये इसके लिए तो ये अपवर्तक सतह हो गया, ये बिंदु क्या हो जाएगा? इसका अभिलंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है? ये हुआ हमारा सघन, ये हुआ विरल। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर दूर भागेगा अभिलंब से, ये जो किरण है ये दूर भागेगा। अब इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। क्यों? क्योंकि ये सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में आ गया। तो देखिए ये समझ गए कि जब कभी भी प्रकाश की किरण क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, वही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब देखिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होता है, जबकि हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण, परावर्तन मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है? बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें इसका अनुपात हम लोग निकालते हैं। अब यहीं से हम अपवर्तन के नियम को भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए अब अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम यहां से हम जान लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या होगा कि आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये इसको बोलेंगे आपतन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगा? साइन आर। ज्या मतलब वही साइन का हिंदी होता है ज्या। अब देखिए इन दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन का प्रथम रूल, और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि स्नेल का नियम लिखिए, किसे कहते हैं स्नेल का नियम? तो वही आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल का नियम बोलते हैं। और दूसरा इसका रूल देखिए, दूसरा जो नियम है अपवर्तन के नियम, कभी कभी बहुत बार पूछ देता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इनको लिखिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अपवर्तन के कितने नियम होता है, टिक लगाना पड़ता है, 2 3 4 ऑप्शन में दे दिया तो होता है इसका 2 ही। तो इसको अब देखिए दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम सेम वैसा ही है कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु या अभिलंब और इधर हो गया क्या? अपवर्तित किरण, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु में
होती है। तो ये मतलब ये एक ही तल में होते हैं, जिसको हम लोग आपतन तल भी बोलते हैं या आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नियम, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो ये हमारा था दूसरा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पर तक नियम तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहीं पर हम पार्श्विक विस्थापन समझ लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन आखिर होता क्या है, तो देखिए जब ये आपतित किरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाइए तो कहाँ तक जाएगा, इस मान लीजिए ऐसे क्या। अब देखिए इस ये जो निर्गत किरण है इसको क्या करते हैं हम, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो हमारा आपतित किरण है इसको हम आगे बढ़ाया, इस निर्गत किरण को भी पीछे बढ़ाया। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, लांबिक दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी देखिए अगर परिभाषित हम इसको करेंगे तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी है ना, इतना दूरी लंबवत दूरी हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो इस तरह से हम सब कुछ आसानी से जान सकते हैं। यानी देखिए चित्र की सहायता से बहुत ऐसा चीज़ है जो आराम से हम लोग जान सकते हैं। अगर चित्र आपको इसमें घुस गया है तो एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे जानेंगे, जिसमें अपवर्तन, अपवर्तनांक, ये सब को अच्छे तरीके से, जो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।